हेलो एवरीवन। सबसे पहले अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो पर आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया था एंड इट्स ट्रूली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बिना डिले किए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था तीसरे क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, उस तीसरे क्वेश्चन को मैं ड्राफ्ट करके लाया हूं। लेकिन इसे करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी अपनी जो तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है उस तैयारी को कंटिन्यू रखें। ये वीडियो उस टाइम के लिए एक छोटा सा प्रयास है जब स्टूडेंट को लगता है कि हम पूरा रिवाइज नहीं कर पाएंगे, शायद कुछ एरिया हमें जो ध्यान से देखकर लास्ट में जाना चाहिए, वो क्वेश्चन जो हमें देखकर जाना चाहिए, वो उस प्रयास के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ये वीडियो। और ऐसा ही आगे भी हम लेकर कोशिश करेंगे कि आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को जैसे मैंने तीसरे नंबर से शुरू किया, पहले नंबर को भी करेंगे, इनकम टैक्स का करेंगे, फिर जीएसटी का भी करेंगे। तो जितना हो सकेगा। या इस वीडियो में दिक्कत ये आती है कि अगर मैं आपको ज्यादा ही रिलाई हो गया, भरोसा हो गया कि भैया यही आना है, तो वो भी ठीक बात नहीं है। आपकी अपनी तैयारी, इतने समय का की मेहनत, वो सब अपनी जगह कामयाब होनी चाहिए। तो आपकी जो पढ़ाई है, तरीका है पढ़ने का, वो सब अपनी जगह ठीक है। आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप करते रहें। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी कह रहा हूं, छोटा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा आपके साथ एक जुड़ाव, एक छोटा सा वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि तीन तरह की संभावना, एक पीजीबीपी से सेक्शन 35D के क्वेश्चन, दूसरा सेक्शन 50 कैपिटल डबल ए का क्वेश्चन 2 नंबर का, और तीसरे में आपके पास मे बी चॉइस की सैलरी का क्वेश्चन आ सकता है या कैप गेन का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भी मैंने प्रिडिक्ट किया है उसको स्कोर के साथ मैंने यहां पर पेश किया। आप भी जानते हो तीसरे नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर के ही होंगे, तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का ही बनेगा। लेकिन यहां मैंने आपको ए 4 नंबर, बी 2 नंबर, सी 4 नंबर और सी का दूसरा पार्ट ऑप्शन में मैंने रख दिया है एक और 4 नंबर का क्वेश्चन। यानी आप चाहें तो सी को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं। ये भी 4 नंबर का है, 4 मार्क्स। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपके लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट करूं, लेकिन अपनी तैयारी जरूर करते रहिएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उम्मीद करता हूं, और बढ़िया करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप पॉज करके खुद से करें और फिर वीडियो को आगे देखें, भाई साहब मजा आ जाएगा। मजा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सही ही कर दिया तो मजा आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे गलती हुई तो वो गलती इस मोमेंट में अगर आपको ट्रिगर कर रहा है कि ये गलती हुई, तो समझ लीजिए ये गलती एग्जाम में नहीं होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले इस क्वेश्चन को आप करें, पॉज करें वीडियो, इस क्वेश्चन को करें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है इस क्वेश्चन के लिंक, टेलीग्राम चैनल से है, तो वो आप ले लीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए पहले, फिर उस आंसर को देखिए। ठीक है, आपको समझाने के क्रम में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके लिए जो टारगेट होगा वो ये कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई 1.8, आपके पास 7.2 मिनट्स का टाइम बनता है। इसका मतलब आप 6 मिनट में कंफर्टेबली इसे करें तो समझे आपकी तैयारी परफेक्ट चल रही है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और देखते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो बनाया है उसमें क्या गड़बड़ी की है। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनाना भी एक आर्ट है। जनरल जो क्वेश्चन किताबों में बनाए जाते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो एक आर्ट है, वो एक कला है। और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ वहां ट्रिगर करता है, कोई टारगेट लेता है एरिया को, वो देखना चाहता है कि बच्चों को ये बात मालूम है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर ने देखने का प्रयास किया, देखते हैं। पहली बार आप देख रहे हो क्वेश्चन, ऐसा समझो। तो रागा एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने सेटअप किया है न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट नागपुर में। इन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं, साफ नजर आ रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं, यहां तक ठीक है। ओके, अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं तो दिमाग में आपके रिवीजन हो जाना चाहिए कि 30 सेक्शन 35D में लिखा था कि इंडियन कंपनी को मिलेगा, और अगर अदर देन कंपनी है यानी नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो उनका रेजिडेंट होना मस्ट। यहां पर ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया भाई साहब,
ये नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हमारा बन गया। इनका रेजिडेंट होना मस्ट है, कहीं भी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं दिया तो आंसर में अजम्पशन ले लेंगे कि ये रेजिडेंट है। ओके, उसके बाद कुछ खर्चे दिए गए हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज, 6 लाख के खर्चे हैं टोटल। उसके बाद उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, यहीं पर समझ लीजिए ये डेंजर आ गया एग्जाम में। पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन को मैक्सिमम लिमिट में यूज ही नहीं करते। अगर आप कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर का 5% आप मैक्सिमम लिमिट लेते हो। तो बात क्लियर हो गई कि एग्जामिनर ने ये फोकस किया है एरिया को कि यहां बच्चे गलती कर रहे हैं क्या, आपको नहीं करनी है गलती। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज आर कंडक्टेड बाय एजेंसी दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी। रीसेंट अमेंडमेंट अभी पीछे आया था 35D में, आपने पढ़ा होगा। पहले कुछ खर्चों को सीबीडीटी के अप्रूव्ड एजेंसी से करवाना जरूरी होता था। वो खर्चे या तो आप खुद करते थे या ऐसी एजेंसी से करते थे, ऐसे कंसर्न से करवाते थे जो सीबीडीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन इसको अमेंड कर दिया लॉ मेकर ने और कहा कि अब आप एजेंसी किसी भी एजेंसी से कराओ, उसका सीबीडीटी से अप्रूव्ड होना जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि आपने उस एजेंसी की इंफॉर्मेशन फॉर्म नंबर 3AF में हमारी सरकार को रिटर्न फाइलिंग के 1 महीने के पहले पहले दे दिया हो कि हमने ये खर्चे इनसे करवाए। तो जस्ट इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट। तो यहां पर लिखा हुआ है हाउएवर एसएससी हैज फर्निश्ड स्टेटमेंट इन फॉर्म 3AF विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। यानी हमारे लिए ये सही काम हो गया और ये भी एक टेस्ट किया जा रहा है एग्जामिनर द्वारा कि वो बच्चा इस चीज को ध्यान देता है या नहीं देता। तो आपने बात को पकड़ लिया। 4 नंबर का क्वेश्चन है जी, कंप्यूट करना है। अब इसके प्रेजेंटेशन को सर कैसे किया जाए कि हमें 4 नंबर पूरे मिल जाए, मिल जाने चाहिए। कैसे करेंगे बताइए, कुछ सोचिए, ड्राफ्ट कीजिए। ये तो एग्जाम नहीं है, ये तो एक वीडियो है, तो इसमें आप कुछ सोच सकते हो आपके तरफ से क्या हो सकता है। एक खुद से करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं भाई, मैं एग्जाम में कैसे करता। सबसे पहले मैं तो देखता हूं भाई रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि आप निकालिए कंप्यूट द डिडक्शन। तो मैं तो स्टार्ट ही उससे करता हूं जो लिखा हुआ है, वो पूछ रहे हैं जो। तो मैं कहूंगा कंप्यूटेशन ऑफ, अब वो क्या पूछ रहे हैं, डिडक्शन, है ना, डिडक्शन, डिडक्शन एडमिसेबल या अलाउेबल अंडर सेक्शन 35D। ये हमारी हेडिंग बन गई। सिंस हमारे लिए इस डिडक्शन में एसएससी मैटर करता है, एसएससी मैटर करता है, इसलिए मैं लिखूंगा एसएससी का नाम। एसएससी, बताइए एसएससी हमारे लिए कौन है, रागा। चलिए आप रागा लिखें ना लिखें, रागा लिखें या ना लिखें, लेकिन आपका यह लिखना जरूरी है कि ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म। और यहीं आप स्टेटस अज्यूम कर लें कि वो रेजिडेंट है। ये अजम्पशन आप नोट में भी डाल सकते हैं, रेजिडेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अज्यूम्ड, चलेगा। ओके, इसके बाद आपको लिखना है असेसमेंट ईयर, आप लिख सकते हो 2024-25। अब लिखो यहां पर एलिजिबल, यही जरूरी होता है। सबसे जरूरी क्या होता है कि आप 2 चीजें लिखो, एक एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और दूसरा मैक्सिमम लिमिट। सबसे पहले क्या लिखोगे, एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसा कि अगर मान लीजिए ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में उन्होंने किसी एजेंसी से कराई और उन्होंने उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया,
तो फिर वो हमारे लिए एलिजिबल नहीं बनता। लेकिन फिलहाल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही हमें, तो वो एलिजिबल बन जाएगा। तो ये सारे एक्सपेंस एलिजिबल हो गए। पहला, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। या लिख सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्टिंग एक्सपेंस, कुछ भी लिख सकते हो। अमाउंट इन रुपीस, चाहो तो आप पर्टिकुलर भी बना सकते हो, नहीं बनाओगे वो भी चलेगा। नेक्स्ट, मार्केट सर्वे खर्चे, मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे एक्सपेंस 3 लाख, ये भी एलिजिबल है। और नेक्स्ट हमारा है इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी एलिजिबल है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सपेंस या इंजीनियरिंग एक्सपेंस आप लिख सकते हो, ये भी आपके लिए एलिजिबल है। कितना है? 2 लाख। टोटल हमारा हो गया, ये तो क्वेश्चन ही कॉपी हो गया सर, बिल्कुल। टोटल हो गया हमारा 6 लाख। अब नेक्स्ट आप जानते हो आपको लिखना होता है मैक्सिमम लिमिट। फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, यहां पर आप दोबारा मेंशन कर रहे हो कि आप समझ गए हो ट्रिक को। नॉन कॉर्पोरेट एसएससी क्या है लिमिट? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर का 5%, दैट इज 5% ऑफ 90 lakhs रुपीज 4,50,000। allowable preliminary expense under section 35D विच एवर इज लोअर है। सर विच एवर इज लोअर कहीं लिख दें क्या? नहीं, आपने जब मैक्सिमम लिमिट लिखा तो उसका इंपैक्ट वही पड़ता है, 4,50,000। फिर दोबारा लिखो अलाउेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 1/5 ऑफ 450 रुपीज 90,000। ये आपका फाइनल फिगर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब आप टाइम चेक कर सकते हो आपकी कैलकुलेशन। मैंने तो बातें भी की, आपको ये 5 से 6 मिनट के अंदर करना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमने ए कर लिया बेटा। बी, बी क्या कहता है? देखिए बी कहता है कि मिस्टर यश ने परचेज किया है। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ तो आप उसको इग्नोर कर लेना, क्योंकि मैं भी सॉल्व भी कर रहा हूं आपके साथ साथ। तो कई बार क्या होता है, बोलने के साथ साथ क्लास में तो चल जाता है, बच्चे कहते हैं सर मैं इसमें गड़बड़ कर दिया आपने। आप कैलकुलेशन प्लीज देख लीजिएगा और उसको इग्नोर कर दीजिएगा अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो। मिस्टर यश परचेज मार्केट लिंक डिबेंचर on 1st January 2020 for rupees 5 lakh. On maturity, he received full value of consideration amounting to rupees 8 lakh. 1st December 2023, incurred 15,000 as expense exclusively for redemption of debenture. Compute the capital gain. तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो कैपिटल गेन मार्केट लिंक डिबेंचर पर आएगा वो सेक्शन 50 कैपिटल AA 50 AA के अंदर आता है। आपको रिवाइज करा दूं क्या? आपको रिवाइज करा दूं, कुछ रिवीजन करा दूं कैपिटल गेन का। देखिए कैपिटल गेन में अगर आपने पढ़ा ही होगा, मैंने तो पढ़ाया ही है और वैसे भी पढ़ा होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ाई की। देखिए बस दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे पास, हम ऐसे पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर 2 चीजें हैं। हो सकता है मैंने एक के ऊपर क्वेश्चन बनाया, ये रहा, है ना। हो सकता है मैं एक के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूं और क्वेश्चन जो है किसी और के ऊपर भी आ जाए। 2 चीजें हैं यहाँ पे, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड भी है
और मार्केट लिंक डिबेंचर भी है। तो मार्केट लिंक डिबेंचर के ऊपर आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में एक शर्त है कि वो अक्वायर हुआ हो 2023 अप्रैल के बाद, तब जाकर ये सेक्शन लगता है। जबकि मार्केट लिंक डिबेंचर में ऐसा नहीं है। मार्केट लिंक डिबेंचर जो है वो आपने अक्वायर अप्रैल 2023 के पहले भी कर रखा हो, कोई बात नहीं, उसके बाद आप बेच रहे हो तो ये सेक्शन अप्लीकेबल है। आपको दिखेगा सर एक और इसमें आ रहा है यूनिट्स, ना 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 ना, ये सब गलती हो गई, आप मत देखो, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, आपके लिए नहीं है। हम जल्दी से वापस आ जाते हैं आप जहां पढ़ रहे थे। चलो चलो, आपने जो पढ़ाई की अपनी जगह वो बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है। दो चीजें हैं, मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। उम्मीद है मार्केट लिंक डिबेंचर पे क्वेश्चन आएगा, जो कि आपने अगर बेचा हो अप्रैल 2023 ऑनवर्ड, जो कि बेचा है या रिडीम किया है, बात एक ही है, ट्रांसफर किया है, तो सेक्शन 50 डबल ए एप्लीकेबल होता है। इसकी खास बात क्या है, अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर से ज्यादा का बनता नहीं। इसकी खासियत ये है कि इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग को इग्नोर करते हुए हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है, बस, और कुछ है ही नहीं। इतना आसान है, तभी तो 2 नंबर के क्वेश्चन वो बनाकर दे रहे हैं आपको। चलिए हम करते हैं बी पार्ट। कलर में चेंज कर देता हूं, आप कर नहीं सकते, तो मैं एग्जाम में तो आपको एक ही कलर से यूज करना है ना, ठीक है। तो मैंने कर दिया बी कर दिया। अब इसको कैसे प्रेजेंट करें, कंप्यूट कैपिटल गेन है, तो अब क्या हेडिंग बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। मुझसे अच्छी हैंडराइटिंग रखना है, साफ तो जरूर रखना। अच्छी और बुरी क्या होती है जी, अच्छाई और बुराई जो है वो तो देखने वाले की नजर के ऊपर, लेकिन आप अगर साफ रखोगे, जो पढ़ा जा सके, वो पर्याप्त है आपके एग्जाम में स्कोरिंग के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, यहां पर हम प्रेजेंटेशन में लिखते हैं एसएससी मिस्टर यश। अब इनके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसकी जरूरत नहीं होती। फिर हम लिखते हैं ट्रांसफर ईयर 2023-24। फिर लिखते हैं हम असेसमेंट ईयर। सर 2 नंबर में इतना कुछ लिखना जरूरी है क्या? देखो आपके पास समय होगा, आप लिख देना, 3 मिनट का समय, फटाफट लिख दोगे, कुछ करना तो है नहीं आगे। फिर लिखते हैं आप कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। अब यहां पर 24 महीने देखते हैं, 36 महीने देखते हैं, वो देखते ही नहीं कुछ, इसलिए यहां कुछ मत लिखना, सिर्फ लिखना पीरियड ऑफ होल्डिंग, नेचर ऑफ कैपिटल गेन सीधा लिख देना। ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। आप पूरा लिखना, पीओएच नहीं लिखना, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। सर स्केल से एग्जाम में, हाँ बढ़िया लगता है, स्केल से खींचोगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सेल्स कंसिडरेशन लिखो, या आप यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो दिल करे लिख सकते हो, इन दो में से एक ही लिखना है, और कुछ मत लिखना। कितने में बेचा है जी, 8 लाख में, तो 8 लाख आपने लिख दिया। इसके बाद आपने माइनस किया, माइनस की जगह लेस लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है 15,000 है, कितना है 15,000, 15,000 माइनस कर दो, ये आपका आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया आपका 8 लाख माइनस 15,000, 785, और माइनस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख है, तो 5 लाख आपने माइनस कर दिया, तो 285, ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बन गया क्वेश्चन अब सी, ए बी सी। सी का पहला पार्ट, मतलब कि चॉइस है, तो हम पहला कर रहे हैं, दोनों करेंगे।
यहां पर योगेंद्र नाम के व्यक्ति 60 साल के हैं जो रिटायर हो रहे हैं प्राइवेट कंपनी से। 1 फरवरी 2024 को इन्होंने जनरल मैनेजर की तरह काम किया है। 25 साल 6 महीने, कमबख्त 6 महीने तुमको तंग करने वाला है। मोर देन 6 मंथ, ये बड़ा ध्यान देने जैसा होता है, ठीक है। ही वॉज ड्रॉइंग सैलरी 90,000 रुपए पर मंथ है बेसिक, और ये कब से? मार्च 23 से, यानी आपके ईयर से पहले से इनको 90 ही मिल रहा है, तो आपके ईयर में 90 हो गया। डीए 10% है, 60% फॉर्मिंग पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड किया इन्होंने 6,000 रुपए, जिसका हम 16 बताओ 16(3) में डिडक्शन देते हैं ग्रॉस सैलरी से। ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं देते, ठीक है। आगे, ही रिसीव्स फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स, क्या क्या है? ग्रेचुटी, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, लीव सैलरी है, और लीव एंटाइटलमेंट है 2 मंथ्स एवरी ईयर, और अवेल्ड भी दिया हुआ है 14। क्यों नहीं देंगे? वो 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या जान लेंगे हमसे? ठीक है ना, देना ही पड़ेगा। तो 14 मंथ्स लीव है, और पेंशन कम्यूटेड है पूरा का पूरा 6 लाख रिटायरमेंट पे। कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी अंडर ओल्ड या न्यू, अंडर डिफॉल्ट टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम। चलो दोस्तों फटाफट करते हैं इसको, मतलब वही शर्त है, करते हैं मतलब पहले आप करो और फिर आगे वीडियो देखो। आप खुद करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। छोटी मोटी गलतियां भी होंगी तो क्या फर्क पड़ता है, चल जाएगा। वो गलतियां एग्जाम में तो रिपीट नहीं होगी ना। सर यहां क्या प्रेजेंट करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, और कुछ भी नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी अंडर न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये जरूर लिखना चाहिए आप जो भी यूज कर रहे हो, क्योंकि उससे बदलेगा। पीछे क्वेश्चन देखो, कैपिटल गेन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, हमने ध्यान नहीं दिया। पीजीबीपी में फर्क नहीं पड़ने वाला था, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहां फर्क पड़ेगा वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट्स इन रुपीज, बेसिक सैलरी याद होगा आपको, मुझसे पढ़ाई की है, जहां से भी पढ़ाई की है, हर टीचर आपको यही समझाते होंगे कि जो वर्किंग नोट है बेटा उसे टालना चाहिए हमेशा। वर्किंग नोट में इमीडिएट कूदना नहीं चाहिए। तो शुरुआत ऐसे करो कि समझो कि हर चीज तुमको कहीं ना कहीं दिया हुआ है, अंतर्यामी हो तुम, ऐसे शुरू करना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो कैसे लिखेंगे? बेसिक सैलरी, और इससे भी पहले मैंने आपको कहा था कि एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना चाहिए जिसमें हम ईयर का पैटर्न ड्राफ्ट करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर होती रिक्वायरमेंट तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्योंकि एग्जामिनर मेरे क्वेश्चन से थोड़ी ना क्वेश्चन बना रहा है। ये तो हमारी सोच है, हमारी उम्मीद है ना, कि ऐसा होना चाहिए। नहीं हुआ फिर, तो इसलिए तैयारी हमेशा करके रहनी चाहिए। देखो बेटा, अगर बीच में कोई चेंज होता, कोई इंक्रीमेंट होता, क्वेश्चन में कोई सैलरी में इंक्रीमेंट होता, तो वहां पर, या फिर पेंशन ओल्ड स्कीम में अनकम्यूटेड भी होता, तो वहां ये बड़ा ही जरूरी रेलिवेंट हो जाता है कि आप पीरियड ड्राफ्ट करो। ये 6 महीने हो गए और ये 3-3 महीने हो गए। ये देखो, ये पूरा टाइमलाइन आपने ड्रॉ कर लिया। ये बना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप रिटायर जब हो रहे हो वो टिक कर दो। आप रिटायर हो रहे हो 1 फरवरी को, यहां आर लगा दो। अब इसके बाद इंक्रीमेंट कहीं है ही नहीं, तो यहां पर कोई मैटर नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है। लेकिन अगर इंक्रीमेंट होता तो हम कैसे करते, उसके लिए मैंने ये ड्राफ्ट कर दिया। अब यहां पर इंक्रीमेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने की सैलरी 90,000 मल्टीप्लाई 10M, इस तरह से पूरा प्रेजेंट कीजिएगा आप। 90,000, 9 लाख रुपए आ गया। डियरनेस अलावेंस, अरे कलर कहां से कौन कौन सा बदल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं सेम लिख रहा हूं। डियरनेस अलावेंस 10% ऑफ 9 लाख, कितना आ गया जी? 90,000। इसके बाद दिया हुआ है ग्रेचुटी, ग्रेचुटी दिया हुआ है 16,90,000, तो हम लिखेंगे 16,90,000 और यहां पर बना देंगे माइनस एग्जम्प्ट वर्किंग नोट 1, और यहां पर ब्रैकेट ओपन छोड़ देंगे। आगे चलेंगे, लीव एनकैशमेंट, अगर लीव सैलरी लिखेंगे
तो भी एक ही बात है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 11,90,000 माइनस करेंगे एग्जम्प्ट वर्किंग नोट 2, और इस तरह से आपका ये काम पूरा हो गया। अब आते हैं हम कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन है कितनी? 6 लाख। बताइए कम्यूटेड पेंशन प्राइवेट एम्प्लॉय है, 1/3 या हाफ? 1/3 या हाफ फुल वैल्यू का, ये फुल वैल्यू दिया हुआ है। 1/3 कब लेते हैं? जब ग्रेचुटी के साथ ये मिल रहा हो। बिना ग्रेचुटी का मिलता तो हम हाफ लेते। फिलहाल एग्जाम क्या करेंगे? 1/3, 1/3 ऑफ 6 लाख। तो क्या यहाँ वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो यही निपटा दीजिए हाथ के हाथ। देखिए 10-10 है ग्रेचुटी का, 10-10 ए है पेंशन का, और 10-10 डबल ए है लीव इनकैशमेंट का। तो अगर आपको याद रह गया तो मजा आ जाएगा। 10-10 ए है पेंशन का, तो दे दीजिएगा इसको डोज 10-10 ए का, है ना। ये लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई, आपकी ग्रॉस सैलरी तैयार हो गई। इसके बाद आप यहां नीचे माइनस करो, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आप 50,000 दोगे, ओल्ड या न्यू है तो 50,000 दोगे। और 16(3) जरूर एक बारी लिख दो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिख दो जरूर, और यहां लिख दो नॉट अलाउड। यहां पर आप चाहो तो वर्किंग नोट, वर्किंग तो है नहीं इसमें, नीचे एक नोट डाल सकते हो कि न्यू टैक्स रिजीम की वजह से हमने नहीं दिया टैक्सेबल सैलरी। ये आपका काम पूरा हो गया। अब एक एक करके आपको वर्किंग नोट बनाना है। एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी, एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10), ठीक है। इसमें आप जानते हो क्या होता है? लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड। सर ये कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है 4 नंबर के लिए, कोई बात नहीं। कुछ टाइम आप सेव भी करते हो दूसरे क्वेश्चन में, तो वो एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट हो जाता है। एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है इनको? 16,90,000। मैक्सिमम लिमिट आप जानते हो, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। कवर्ड नॉट कवर्ड दोनों के लिए होता है। तीसरे नंबर पे अगर आप कवर्ड हो तो क्या लिखते हो? 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई लिखते हो CYS फ्रैक्शन अलाउड, बट फ्रैक्शन का मतलब है मोर देन 6 मंथ। यहाँ 25 साल 6 महीने, एक दिन होता तो मैं 26 लेता, लेकिन 25 साल 6 महीने भैया मैं 25 ही लूंगा। हाँ, और लास्ट मंथ सैलरी के लिए आप यहां पर लिख सकते हो लास्ट मंथ सैलरी में आपको बेसिक लेना होता है 90,000, और डीए पूरा लेना होता है दोस्त, पूरा डीए लेना होता है, फुल फुल लेना होता है, वेदर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फर्क नहीं पड़ता, पूरा लेना होता है। तो ये बन गया आपका 99,000। तो ये आ गया आपका आंसर, मल्टीप्लाई 99,000 और मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू क्या आएगा? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 गुने में 99,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 26। देखो बेटा अगर कैलकुलेशन में कुछ उलट पुलट हो गया तो ठीक कर लेना, संभाल लेना। ये आपको एग्जम्पशन मिल गई, आप इसे बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिए, लिखने की आगे कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा ऊपर छाप देना है। यहां पर 14,27,885, और इसका जो बैलेंस है 16,90,000 से ये 2,62,000, ये तो आ रहा है 2,62,115, ये लिख दिया आपने। बस एक और काम पीछे हो आप, वर्किंग नोट 2 एग्जम्पशन ऑफ लीव इनकैशमेंट, इसका सेक्शन है 10(10)(a), याद रह गया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड, आप लिख लेना, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं, वीडियो भी तो आपको बचाना है क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है, फटाफट ट्रक्स चीजें आपको समझनी चाहिए। तो नंबर एक में एक्चुअल अमाउंट आ जाता है, आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअल अमाउंट जो कि 11,90,000 है। नंबर दो में मैक्सिमम लिमिट आ जाता है वो कि 25 लाख है। नंबर 3 10 मंथ सैलरी है, 10 लास्ट 10 मंथ सैलरी, और 10 मंथ सैलरी में गोल्डन रूल वाली सैलरी लेते हैं। गोल्डन रूल में बोलता हूं बेसिक डीए फॉर्मिंग पार्ट सेल बेस्ड कमीशन यानी एचआरए वाली सैलरी, आरपीएफ वाली सैलरी, इन सैलरी को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ सैलरी। ठीक है, तो यहां पर आप एवरेज सैलरी अगर निकालोगे जो कि काम आ जाएगा, तो एवरेज सैलरी लास्ट 10 महीने के लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो अंतिम के 10 महीने में आपको बेसिक सैलरी लेनी है जो कि है 9 लाख रुपए, 10 महीने की तो 9 ही लाख है ना। और डीए लेना है जो कि है 90,000, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट कितना है 60%, तो कितना आएगा 54,000, तो यह आ गया 9,54,000। कमीशन होता वो भी कर देते, डिवाइडेड बाई 10, ये कितना आ गया 95,400। तो लास्ट 10 मंथ की सैलरी अगर आप लेते हैं तो वो बनेगा आपका 9,54,000। और चौथे नंबर पे हम लेते हैं एक्चुअल लीव जितना एंटाइटल्ड है और 30 डेज विच एवर इज लोअर, यहां पर महीने में दिया हुआ है तो 2 महीने तो 60 दिन ले लीजिए, 60 और 30 विच एवर इज लोअर, चाहे तो आप महीने को महीने में ही कन्वर्ट करके रखिए, तो 2 महीने और 1 महीना विच एवर इज लोअर, तो 1 महीना आ गया, मल्टीप्लाई CYS 25 आ गया, माइनस लीव अवेल्ड इन मंथ्स 14 आ गया, मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई 30 डेज, और अगर महीने में सब कुछ ले रहे हैं तो 1। ये कैलकुलेशन देखिए कितना आ रहा है, 25 माइनस 14 मल्टीप्लाई, यह आ गया 10,49,400। बताइए लीस्ट इस बार क्या आ रहा है, इस बार लीस्ट आ रहा है 9,54,000, तो यही एग्जाम्प्ट होगा 9,54,000। यहां पर आप लिखिए 9,54,000 एग्जाम्प्ट, 11,90,000 माइनस 9,54,000 इज इक्वल टू आ गया 2,36,000। ठीक है जी, टैक्सेबल। देखिए आपका सारा काम हो चुका है, अब आपको इसको टोटल करना है जो कि आप कर लेंगे, और माइनस 50,000 करना है जो कि आप कर लेंगे ना, टोटल तो कर लेंगे, है ना। तो ये आपका काम निपट गया। चलिए ठीक है, अब लेते हैं इसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि गिफ्ट वाला केस, जमीन बेचने वाला केस और 54 में इन्वेस्टमेंट वाला केस आ सकता है। योगिता ने बेचा है रेजिडेंशियल प्लॉट जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 26 लाख, बेचा है 23 लाख में। बताइए 23 और 26 कौन सा लेंगे, 23 लाख का 110% कर लीजिए, 25-30 से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी को कलेक्ट करेंगे तो हमारे साथ 50C भी कॉम्बाइंड हो गया, 50C। उसके बाद प्लॉट ओरिजिनली परचेज किया था उनके दादाजी ने 2005 में 5 लाख रुपए में, और उनको इनहेरिटेंस में मिला है 2021-22 में उनके विल के हिसाब से। उन्होंने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ध्यान रहे, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 54 में एलिजिबल होता है, क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्टेड है, जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है वैसे ही कनेक्टेड है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है जी, तो इनके बॉन्ड विद इन 6 मंथ है कि नहीं वो देखना बड़ा जरूरी है। 5 जनवरी को इन्होंने बेचा है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 जुलाई तक, 4 जुलाई तक इनको इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, बट इन्होंने इन्वेस्ट किया है जून में ही। तो चलो जी, जय श्री राम, बढ़िया हो गया मामला। आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव आंसर के लिए हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, यहां पर हम करेंगे, यहां प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। यहां हम करते हैं कंप्यूटेशन, ये सी का ही सेकंड पार्ट है, ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन। थोड़ा सा शॉर्टकट काम चल जाएगा ना, शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एसएससी, एसएससी का नाम लिखना पड़ेगा आपको, ये है योगिता देवी, योगिता। अच्छा,
यहां पर इनका ट्रांसफर ईयर आपको लिखना पड़ेगा, TY मत लिखिएगा, पूरा लिख लीजिएगा 2023-24, और असेसमेंट ईयर लिखना पड़ेगा 2024-25। इसके बाद कैपिटल एसेट जो आपने बेचा है वो लिखना पड़ेगा। कैपिटल एसेट आपने बेचा है जमीन, जिसके लिए आपको 24 महीने चेक करने पड़ते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप चेक करोगे, POH एग्जाम में ना लिखकर पीरियड ऑफ होल्डिंग पूरा लिखिएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से लिया जाएगा, प्रीवियस ओनर से लिया जाएगा सेक्शन 242 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग। बट ये सेक्शन नहीं याद रहे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, सही सुना आपने, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग सीधा ओल्ड प्रीवियस ओनर से लेना चाहो ले लो। ओल्ड प्रीवियस ओनर ने कब किया जी? 10/8/2005 को। तो 10/8/2005 से लेकर, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, इतना डर के नहीं करना आंसर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट कॉन्फिडेंस। कब बेचा है जी? 5 जनवरी को। तो 4 जनवरी तक लीजिए, ज्यादा टेक्निकली करेक्ट होता है ये। बाकी अगर आपने यहाँ 5 जनवरी लिख दिया कोई टेंशन नहीं है, नंबर नहीं कट रहे इसके, घबराइए नहीं। यहां पर एक चीज एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, COA अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। तो ये इन्वॉल्व है, इसलिए आपको यहां लिखना पड़ेगा प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है 5 लाख, तो 5 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। इसके बाद आइए पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। पर्टिकुलर में आपको लेना है सेल्स कंसिडरेशन। इस बार यहां यूज करेंगे अंडर सेक्शन 50C, और नोट में इसके बारे में लिखेंगे कि 110% से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया गया है। इसे नोट में जरूर जरूर से लिखना है, ठीक है जी। ये सुनते चलिएगा, सिर्फ पता चला आपने सिर्फ यही किसी ने इसके आंसर शीट फॉरवर्ड कर दिए मैंने और वही से काम चल गया, वो नंबर कट जाएंगे, वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक आध चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं लिखने के लिए, आप लिख लोगे उम्मीद करता हूं। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। तो बताइए क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर दिया हुआ है? नहीं जी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर तो है ही नहीं। तो सीधा आ जाइए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन तो खत्म हो गया, क्या बात कर रहे हो तुम? अपने एग्जाम की बात कर रहे हो ना, जनवरी 2025। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसा मत सोचना, तुम्हारा तो वही चलेगा इंडेक्सेशन। इसीलिए तो एग्जामिनर देगा इस बार क्वेश्चन कि बच्चे कहीं पता चला बिना इंडेक्सेशन के बजट 2024 लेकर आ गए। इंडेक्सेशन, तो इंडेक्सेशन के लिए कॉस्ट आपने 5 लाख ले लिया, मल्टीप्लाई 348 लेंगे, डिवाइडेड बाई पिता जो दादाजी वाली होल्डिंग है उस ईयर को लेंगे, और उस ईयर का 117 क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कहां है भाई क्वेश्चन? 117। तो ये हमारे काम का होता है। और मैंने कैसे सिखाया था दोस्तों पढ़ते समय कि अगर बच्चे ने कमांड कर लिया है पीरियड ऑफ होल्डिंग में तो भाई साहब बस, तो फिर तो इंडेक्सेशन में गलती हो ही नहीं सकती, इंडेक्सेशन में फिर तो गलती हो ही नहीं सकती। तो यहाँ 117 ले लेंगे, 117 ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स करके। भाई इतना तो करोगे तुम, और इसके बाद इंप्रूवमेंट वगैरह है नहीं, कुछ और है नहीं, तो ये आपका कैपिटल गेन आ गया LTCG। चलो मैं ही कर देता हूँ, 5 लाख मल्टीप्लाई 348 डिवाइडेड बाई 117, 14,87,000 ये आ गया, माइनस कर दो 26, ये आ गया 11,12,821, माइनस करो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। 54EC में लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लैंड बिल्डिंग या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो बॉन्ड में, बॉन्ड आपको मालूम है गांव जाना है ना, गांव जाने के लिए सड़कें चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गांव में क्या बिजली की दिक्कत है तो क्या करेंगे आप? या तो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदेंगे, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदेंगे, या रेल से जाएंगे तो रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदेंगे। यही तो बॉन्ड है ना उसमें। 6 महीने के अंदर खरीदा हुआ है तो आपको मिल जाएगा। इसमें कितने रुपए का खरीदा है? कितने रुपए का? 12 लाख का। हे भगवान, 12 लाख का खरीद कर कमाल ही कर दिया। तो बताइए जब इतना ज्यादा खरीद लिया तो टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या बनेगा? 0। टैक्सेबल LTCG क्या बन जाएगा? 0। सर यहाँ 12 लाख ना लिखे ना, बिल्कुल नहीं, एग्जम्पशन तो कम ही लेंगे। कल को मान लीजिए आपने लॉक इन पीरियड में बेच दिया तो जो मरम्मत होगी, जो पिटाई होगी, फिर उतनी होगी ना जितनी एग्जम्पशन ली है। 12 लाख थोड़ा ना हमने एग्जम्पशन ली, तो एग्जम्पशन जितनी लेंगे उतना ही यहाँ लेस करेंगे। क्या यहाँ पर हमें नोट लिखना पड़ेगा? सर बिल्कुल, यहाँ पर आपको नोट 1 नोट 2 2 नोट तो लिखने ही चाहिए। पहला नोट आप लिखोगे कि 6 महीने के अंदर है इसलिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, या उसे दूसरे में लिख दो, पहले लिखोगे
50C में आपने सेल्स कंसिडरेशन 26 लाख क्यों लिया? तो ये दो नोट आप लिखोगे, एक 50C के रिगार्डिंग और एक 54EC के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आपका समय बड़ा कीमती है, ये मैं जानता हूं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने वैसे भी 40 मिनट ले लिए हैं, जिसमें से आप 15-20 मिनट तो मैंने समझाने में लगा दिया, तो समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा फिर से कुछ और वीडियो लेकर आऊं, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, एग्जाम में छोटा सा योगदान मेरी ओर से। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।